आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। आप सभी लोग हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आज फिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं या आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं 4 जनवरी 2022 को जो बाल मनोविज्ञान का एग्जाम हुआ था, यानी कि जो सीटेट के एग्जाम में बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन फिर से करेंगे। यानी कि आज मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में आज फिर से समझाऊंगा। जहां चाह है वहां राह है। आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक कोटेशन है, आइए समझते हैं इस कोटेशन के माध्यम से हमें क्या संदेश मिल रहा है। इस कोटेशन के माध्यम से हमें क्या संदेश मिल रहा है और इसे हम कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर जिसके पास पंख है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके पास हौसले होते हैं उसके समक्ष पूरी दुनिया झुकती है, यानी कि उससे उसी की उड़ान होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी है जो सीखने के लिए आकलन को यानी कि असेसमेंट को नहीं दर्शाती है, असेसमेंट को नहीं बताती है। आइए समझते हैं पहले विकल्प में क्या कहा जा रहा है। पहले विकल्प में कहा जा रहा है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ से जा रहे हैं, वहां कैसे पहुंचे। क्वेश्चन ये है कि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं। क्वेश्चन ये है कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कैसे पहुंचे हैं। क्या ये सही हो सकता है? दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, शिक्षक सीखने को, यहां पर सीखने को मतलब सीखने के लिए सुसाधित मतलब हो जाता है फैसिलिटी कह सकते हैं, फैसिलिटेट कह सकते हैं, यानी जो फैसिलिटी होती है अच्छा संसाधन के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ पर आकलन को नहीं दर्शाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। चलिए तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। क्या यहाँ पर ऐसी बातें की जा रही हैं? तो बिल्कुल ऐसी बातें नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो सीखने के आकलन के लिए नहीं दर्शाता। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजें जो नहीं है, कौन सी चीजें यहाँ पर नहीं है। आप अगर देखें यहाँ पर छात्र जो होते हैं सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ और कैसे और कहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पहली बातें बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहली बातें बिल्कुल सही है कि जब असेसमेंट की बात आती है, जब आकलन की बात आती है, तो छात्र जरूर सोचते हैं कि भाई एक तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं और हम कैसे हैं, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दूसरे में देखा जाए तो शिक्षक क्या करता है, सीखने को या सिखाने को एक अच्छा संसाधन या रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया को देता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो रहा है। लेकिन प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो गलत हो जाता है, यानी कि तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है और यहाँ नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो गया? तीसरा, यानी कि तीसरा वाला सही हो रहा है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का भी उपयोग किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर राइट है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तुलना की जाती है और यह सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। सीखने के लिए आकलन के लिए हमें बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास करना होता है, जिससे बालक मिलजुल कर अधिगम का कार्य कर सके और मित्रता पूर्वक रह सके। क्योंकि बालक जब अंतःक्रिया के माध्यम से कार्य करेगा तभी बालक लाभान्वित होंगे। और हमें बालक के बीच कभी भी तुलनात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी भी बालक के बीच तुलनात्मक हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
बताइएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत यानी इन एक्सेसिबल बिल्डिंग, अनम्य मानसिकता यानी रिजिड माइंडसेट, और मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या रिक्वायर्स हो सकता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लचीला शिक्षा शास्त्र का होना जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। जब लचीला होगा तो सभी को शिक्षा मिल सकेगी, यानी कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के वंचित व्यक्ति हों या वंचित छात्र हों, उन सभी को एक तरीके से शिक्षा मिल सकती है अगर लचीला हमारा एजुकेशन होगा, यानी पैडागोजी होगी। तो अगर फ्लेक्सिबल हमारी पैडागोजी होंगी तो ये मान के चलिए बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे या बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा मिल पाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जवाब दीजिएगा इसको। देखिए प्रश्न ए है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में, यहाँ पर सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑटिज्म, आत्म केंद्रित स्वाधीनता और डिसकैलकुलिया, पठन वैफल्य और गुणज वैफल्य यानी डिस्ग्राफिया और लोकोमोटर डिजेबिलिटी। यहाँ पर दिव्यांगता, कौन सी दिव्यांगता है जो सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बन सकती है? सामाजिक संचार में यहाँ पूछा जा रहा है। सामाजिक संचार में कहने का मतलब ये है कि सोशल कम्युनिकेशन में कैसी चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात की ही नहीं जा रही है, यहाँ पर इन तीनों की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आत्म केंद्रित यानी ऑटिज्म या आत्म स्वाधीनता की बात करते हैं तो इस तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि सामाजिक संचार के लिए अगर देखा जाए तो चुनौती ये है कि खुद कैसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर ये बातें कही जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ, ये देखिए यहाँ पर ये बातें लिखी भी गई हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व देना और गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम को और प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा को और मानकीकृत परीक्षण को। जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल आप घबराइए मत, ऐसे प्रश्नों को देखकर आप घबराइए मत। जहां आपने एक दो प्रैक्टिस सेट कर लिया ना, वहां पर आपकी घबराहट कम हो जाएगी। आप कई बार सोचते हैं कि हमें तो ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है, बस ये है कि आप सोच नहीं पा रहे हैं। कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद कर सकता है? बड़ा ही आराम से अगर चाहें तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, बहुत ही सरलता पूर्वक इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है सुविधाहीन, ऐसे छात्र जिनके पास सुविधाएं नहीं है, ऐसे छात्र जो वंचित हैं या ऐसे व्यक्ति जो वंचित हैं, उनको अगर शिक्षा मिलेगी तो कौन सी चीज़ें उनको मदद कर सकती है? तो वहाँ पर कौन सी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए? अगर हम मानकीकृत प्रशिक्षण को अपनाते हैं तो फिर वो मदद तो होगी नहीं। दूसरी बात करते हैं प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा की बात करेंगे, यानी पैडागोजी सेंटर्ड टूवर्ड्स डोमिनेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी बातें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी कोई महत्व नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर मदद कोई करेगा तो डाइवर्सिटी यानी कि कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ पर मदद करेगी। जो सुविधाहीन बालक होते हैं या सुविधाहीन छात्र होते हैं या जो वंचित समूह होते हैं, उनको शिक्षार्थियों को शामिल करने में कौन मदद कर सकता है? डाइवर्सिटी यानी कि कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ पर मदद कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कहा भी गया है कि विविधता को महत्व यानी सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद मिलता है। यहाँ विविधता से तात्पर्य ये है समावेशन से, बिल्कुल विविधता का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ समावेशन की बात की गई है कि एक समावेशी समाज की अवधारणा
तब साकार होती है जब उस समाज में हर वर्ग, हर समूह, हर स्तर के लोगों की सहभागिता होती है। बिल्कुल, एक समावेशी समाज की अवधारणा तब साकार होती है जब समाज के हर वर्ग के लोगों को एक तरीके से जोड़ा जाता है, हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। चूंकि सुविधाहीन और वंचित समूहों के जो शिक्षार्थी हैं सामान्यतः सुविधा संपन्न विद्यार्थियों में से सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग होते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, जो वंचित होते हैं, वे सामान्य लोगों से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग होते हैं। यदि हम सुविधाहीन और सुविधा संपन्न दो अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शैक्षिक परिवेश कराएंगे तो उससे उनमें एक दूसरे के प्रति लगाव या भाव उत्पन्न होंगे और इससे हम एक विघटित समाज का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मानना यह है कि शिक्षा का कार्य लोगों को बांटना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना होता है। इसलिए इस अवधारणा को ध्यान में रखकर आज विश्व के समस्त देशों में समावेशी शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न ये कहता है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन से मदद मिलेगी? तो बताइएगा इसका आंसर। श्रवण बाधित छात्र को और दृष्टि बाधित छात्र को, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र को और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र को। ठीक है, दिव्यांगता वाले छात्र को। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब इसका बहुत ही सरल है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से आपको लगा देना है। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से समावेशन में किसको मदद मिलेगी? अगर हम समावेशन करते हैं यानी कि समावेशन की अवधारणा को अपनाते हैं तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें सभी शामिल हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ही लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वे श्रवण बाधित छात्र हों, चाहे वे दृष्टि बाधित छात्र हों और चाहे वे एक तरीके से अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र हों या गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र हों यानी लोकोमोटर डिफिकल्टी वाले छात्र हों तो वो भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है समावेशन। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इन सब बातों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, आपको केवल समावेशन वाली बात याद रखना चाहिए था बस। समावेशन के ही ट्रिक से आप लगा सकते थे। समावेशन का मतलब ये हो जाता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को या हर तरह के क्षेत्र के लोगों को इसमें जोड़ा जाता है तो तभी माना जाता है यह समावेशन है। बस इतनी सी बातें, यही कीवर्ड आप यूज करके क्या कर सकते थे, इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते थे, क्योंकि इसमें जानते हैं आप कुछ ऐसी बातें हैं नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा थोड़ा से, ठीक है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ठीक है, यहाँ पर ए है गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान होना चाहिए, पठन वैकल्य यानी कि लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना चाहिए, श्रवण दोष के लिए ऑडियो टेप देना चाहिए और दृश्य हानि के लिए चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए संयोजन रणनीति का सही युग्म क्या हो सकता है? डिसकैलकुलिया के लिए प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, यहाँ पर क्वेश्चन पहला ऑप्शन ए है। दूसरा है डिसलेक्सिया के लिए क्या लंबे लंबे लिखित लेंदी यानी रिटन होना चाहिए, पठन से संबंधित। श्रवण के लिए क्या होना चाहिए, जो सुनते नहीं हैं उनको ऑडियो टेप देना चाहिए और जो दिखाई जिन्हें नहीं देता है उन्हें क्या चित्र देना चाहिए। इतना अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, इसका जवाब आपको आराम से दे देना है, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। सोचिए एक बार, जिसे दिखाई नहीं देता अगर उसे चित्र वाली पुस्तक देंगे, जिसे दिखाई नहीं देता है अगर उसे चित्र वाली पुस्तक देंगे तो उसके क्या मतलब होगा, उसके लिए क्या चीज़ें होंगी। जिसे सुनाई नहीं देता, जो कान से सुन ही नहीं पाता है, उसे अगर आप ऑडियो टेप देते हैं तो उससे क्या होगा उसके जीवन में, आप सोचिए एक बार। जिसको पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम्स है उसके लिए लंबे लिखित कार्य सौंप रहे हैं, बड़े बड़े लेंथी असाइनमेंट दे रहे हैं। सोचिए जो पढ़ ही नहीं पा रहा है उसको इस तरह की समस्या है तो कैसे करेगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया।
अब इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया के लिए कैलकुलेटर आप इस्तेमाल दे दीजिए। जिसको गुणन करना नहीं आता, जिसको गुणा भाग नहीं आता, तो उसके लिए कैलकुलेटर उपलब्ध करा दीजिए। सिंपल सी बात इतनी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला राइट हो गया। ठीक है, अभी तक आप कितना दिमाग लगा रहे थे और बिना फालतू वाले ना। ठीक है, बस आप हमारे साथ एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलिए। गारंटी देता हूं कि जब एग्जाम में बैठेंगे तो जिस माइंड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसी माइंड से आप भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं, जो आपको मेरी बातें कानों तक आपके जा रही हैं, ये समझ लीजिए ये आपके साथ ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी। जब आपका कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी जो मैंने बोला हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, प्रारंभिक कक्षाओं यानी कि प्राइमरी के लिए अगर देखा जाए या प्री टीचिंग की बात करते हैं, तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है बिना समझे नकल करना, दूसरा ऑप्शन ये है कि करके सीखना, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से सुनना, और चौथा ऑप्शन है रटकर याद रखना। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं। इसका जवाब जल्दी से दीजिए, इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। तो अगर आप देखिए कि अधिगम के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या हो सकती है, इतना क्यों सोचते हैं आप, इतना क्यों पढ़ रहे हैं बिना फालतू वाली बातें। एक सोचिए एक बार कि प्राइमरी के बच्चे के लिए अगर उन्हें सीखना है, अच्छी चीज़ें सीखना है, या सीखने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उनके लिए कौन सा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। सिंपल सी बात ये है कि पहली बात है तो आपको कट कर देना चाहिए, बिना समझे नकल करना। ठीक है, इससे रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दूसरी बात करते हैं, निष्क्रिय रूप से सुनना। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सोकर सुन रहा है तो उसे क्या सुनाई देगा, क्या समझेगा। रट कर याद करवाएंगे तो ये भी कोई बातें नहीं होंगी। अगर छोटे बच्चों को सिखाना अच्छे से है तो लर्निंग बाय डूइंग का ऑप्शन आप अपनाइए ना। उसे बोलिए कि खुद करके सीखे, खुद करेगा, ABCD स्वयं से बनाएगा, एप्पल टू ज़ेब्रा अपने आप से बनाएगा तो जल्दी सीख जाएगा ना। सबसे बेहतर बातें तो यही है। आप लोग इसको पढ़ रहे थे बड़े ही कठिन, इतना स्ट्रेस काहे ले लेते हैं भैया आप, इतना स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है, जो लोग जुड़ जाते हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दिया करें, उनको जबरदस्ती उठा कर लाया करें, उनको बोला करें चलिए भैया हाँ पढ़ लीजिए उसके बाद कोई काम करिएगा। ठीक है, उनको जबरदस्ती लेकर आया करें। चलिए क्वेश्चन ये है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए, सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। दूसरा यानी कि इसमें कथन ये है और तर्क में ये है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन ये है कि ए और आर दोनों ही गलत है। जवाब जल्दी से दे दीजिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पर आप सोचिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। अब जो ए नीचे वाला कह रहा है कि भैया इसका तर्क क्या है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है। जो हम सीखते हैं वो सामाजिक क्रिया ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात ही तो सही हो रही है भाई, यहाँ पर पहली बात बिल्कुल सही है। यहाँ पहला ऑप्शन लगा दीजिए, फालतू क्यों सोच रहे हैं। चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जो मैंने पढ़ाया वो सारा कुछ आपके एग्जाम में सारा कुछ है। बस आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इसलिए आपका गलत हो रहा है। आप दिमाग को ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सरल बना लीजिए ना, थोड़ा सा सरल कर लीजिए। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों को, एक क्लास की गतिविधियों को अच्छा बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सोचिए, आप स्वयं शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित कर देंगे, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देंगे, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना है और उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप सोचिए यहाँ पर
असंबंधित खंडों को विभाजित करेंगे आप, डिवाइडिंग देम आ डिसकनेक्टेड चंक, जो चीजें कनेक्टेड है ही नहीं उसको आप क्या खंड में विभाजित करेंगे, गलत। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देंगे। भैया जिसके बारे में आप सोचिए आप जानते भी नहीं हैं या जानते भी हैं तो अस्पष्ट मतलब कि जिसका कोई चीजें क्लियर ही नहीं है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब एक तरीके अस्पष्ट है, क्लियर है ही नहीं, तो भी गलत हो जाएगा। उन्हें संदर्भहीन तरीके से समझाएंगे। सोचिए क्या आप इस तरह से समझाएंगे किसी बच्चे को जिसका कोई मतलब ही ना समझ में आए, पता लगे आप बोलते जा रहे हैं, लास्ट में बच्चा पूछ रहा है सर जी आज आपने क्या पढ़ाया। कई बार क्या होता है, देखा जाता है कि कई बार कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता, लास्ट में बच्चा ये पूछता है सर जी आज आपने हमें क्या पढ़ाया, हमें समझ में नहीं आया सर। तब टीचर को गुस्सा आती है और टीचर क्या करता है, बच्चों को पीट पाट के भगा देता है, बोलता है तुमको समझ नहीं आया, तुम मूर्ख हो, तुम धूर्त हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जबकि अपनी कमियों को छुपाता है, ठीक है। तो एक शिक्षक की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उचित संदर्भ में स्थित रहना चाहिए, यानी कि उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, मतलब ऐसे सार्थक वाली बातें करना चाहिए जो उचित हो, यानी कि कह सकते हैं ऑथेंटिक होना चाहिए कॉन्टेस्ट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। जो लोग जुड़ चुके हैं उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो लोग नहीं जुड़ते हैं और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं बिना फालतू जानबूझकर इधर उधर भटक रहे हैं तो मैं उन्हें अप्रिशिएट तो कर रहा हूं, लेकिन वो बाद में फिर एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को फिर कोसेंगे कि सर की बातें मान लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से दोबारा, पहले बात तो मैं किसी को ये नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गलतियाँ अगर आपकी हैं तो थोड़ा से मुझे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनों से लड़ना भी चाहिए। अगर अपनों को अच्छा करना है तो उनके लिए बुरा भी बनना गलत नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमें आपको अच्छा करने के लिए भी हमें अपने आप को बुरा बनना पड़ जाता है, ठीक है। आप देखिएगा अंतिम क्षण में होते होते आप लोगों को लगेगा कि प्रवीण सर जैसे व्यक्ति कोई नहीं है, ठीक है। जब आपकी ज़्यादा गलतियां होने लगेंगी, जब मैं देखते देखते थक जाऊंगा, धैर्य की परीक्षा जब मेरी ख़त्म हो जाएगी, जिन लोगों की जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो मेरे माइंड में हैं, उनको पता होगा कि सर को नहीं पता है, ठीक है, हमें सारा कुछ पता रहता है, मैं सबका इवेल्युएशन करता हूँ कि इसकी क्या कमियाँ हैं, ठीक है। हर व्यक्ति, हर छात्र के बारे में मैं एक समझ लीजिए हर छात्र के बारे में मेरे दिमाग में खाका तैयार रहता है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ते हैं उनके भी हमें सब पता होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मान के चलिए एग्जाम के लास्ट होते होते अगर वे नहीं सुधर जाते हैं तो फिर मजबूरन मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा उन पर, ठीक है। तो थोड़ा से मुझे रूड होना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी मेरी है, क्योंकि आप सोचिए कि 9-10 बज जाते हैं मुझे घर जाने में, पहुँचते पहुँचते कभी कभी 10:30 बज जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना और पूरे दिन मेहनत करके एक एक चीज़ों को यहाँ से वहाँ कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कई बार तो मतलब एक बार दोपहर में लंच हो गया तो उसके बाद शाम तक ऐसा हो जाता है जो कुछ खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन उस बात को समझिए कि एक व्यक्ति बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर पूछे सही तरीके से, मैं उसे बताऊंगा, उसे वाकई में लगेगा कि इतना ज़्यादा मेहनत सुबह से लेकर शाम तक, रात 10-11 बजे तक करते हैं प्रवीण सर, ठीक है। और किसके लिए, सिर्फ हमारे लिए, ठीक है, आपने जो पैसे दिए हैं उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। नहीं तो सिलेबस पूरा करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट करने की क्षमता रखता हूँ, 15 दिन में, चाहे OBS हो, EVS हो, चाहे साइकोलॉजी हो या कोई अन्य विषय हो। थोड़ा से बातें ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या होता है कि कई बार क्रोध आ जाता है, ठीक है, इस बात को लेकर जब आप सीरियस नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक पद्धतियां यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। ऐसी कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो सकारात्मक योगदान नहीं देती। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यह है कि यहाँ सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा से समझ कर आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज, ठीक है। यहाँ पर ए है ऑप्शन में कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन होना चाहिए, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एंड पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार होना चाहिए और परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ होनी चाहिए। जवाब जल्दी से दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं क्योंकि वे समझ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सकारात्मक योगदान नहीं होंगे, यहाँ पर कौन सी सकारात्मक चीजें नहीं होंगी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, अगर पहले वाले आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार पाठ्यचर्या होना चाहिए, बिल्कुल। करिकुलम कैसा होना चाहिए, एडॉप्टेशन के अनुसार होना चाहिए। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार होना ही चाहिए। लेकिन आप सोचिए, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां होनी चाहिए, नहीं है, इतना भी कठोर नहीं होनी चाहिए जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानियां हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए, अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाया, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आया ही हुआ है। आप देखिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो आप पढ़े तो हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ा से कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, तब गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा से कॉमन सेंस भी लगाते चलिए। क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है, यानी तर्क यहाँ पर दिया जाता है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसका जवाब देने में आपको संकोच वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब देने में इसका संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ छात्र देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आंसर बिना ही बताए, क्योंकि वो समझ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है आर और ए दोनों ही गलत हैं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जो कि आप जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, सी को भी गलत कर देते हैं और बी को भी गलत कर देते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ देना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। और बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं और जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। आप याद करिए कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही बातें रखता हूँ, मैं आप लोगों की भी बातें को कलेक्ट करता हूँ, आप लोगों की भी बातों को कहता हूँ, आप भी अपनी बात को रखिए। उसके पीछे का मूल कारण यही है और साइकोलॉजी भी से हमारी मदद करता है ऐसा करने में। चलिए, बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान, रट कर याद करना, रोट मेमोराइजेशन। जल्दी से इसका आंसर बताइए छात्रों। दोस्तों, बहुत सारे छात्र जवाब दे रहे हैं लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मैं कौन सा लगाऊं। देखिए, इसको अंग्रेजी में समझिए। अगर अंग्रेजी में आप देख रहे हैं तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का और स्वयं मूल्यांकन करने का और उनकी स्वयं की समझ जांच करने में उनकी मदद मिलेगी। सोचिए, पहला ऑप्शन क्या सही हो सकता है। फॉरगेटिंग की कोई बातें होंगी, अगर कोई चीजें भूल रहे हैं तो कैसे आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अब अनुकरण अगर हम देखकर चलते हैं, अनुकरण की बात को लेकर चलते हैं तो फिर यहाँ मूल्यांकन कहाँ हुआ। यहाँ तो हमने क्या किया, नकल करके सीखा। ठीक है, तो फिर यहाँ मूल्यांकन कहाँ फिर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो गई गलत। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन के, रोट मेमोराइजेशन, रट कर याद करना। यहाँ तो रट्टे की कोई बात ही नहीं की जाती। एमसीएम 2005 ने मना कर दिया है कि भैया रट्टा उट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रट्टे से कोई काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हो गया मेटा कॉग्निशन जो होता है हमारे स्वयं के मूल्यांकन, अधिसंज्ञान मतलब कि जानकारी जो होती है वो स्वयं की मूल्यांकन और उनकी समझ में जांच करने में मदद करता है। थोड़ा सा अंग्रेजी शब्दों को भी आपको आना चाहिए। जिसको थोड़ी सी अंग्रेजी आती है, मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि वो छात्र 2-4 नंबर ज़्यादा ही लेकर आएगा। ठीक है, 2-4 नंबर ही ज़्यादा ही लेकर आएगा, भले ही
मैं तो ये कहूँगा हर छात्र को थोड़ा से पता होना चाहिए इंग्लिश के बारे में। देखिए, अधिज्ञान के बारे में अगर समझा जाए तो अधिज्ञान की अवधारणा जॉन फ्रोवेल ने विकसित किया था। और जॉन फ्रोवेल कहते हैं अधिज्ञान से मतलब ये हो जाता है जब हम कहते हैं कि संज्ञान के बारे में संज्ञान के बारे में संज्ञान, स्मृति के बारे में स्मृति, चिंतन के बारे में चिंतन करना चाहिए। ये पूरी ही जो व्याख्या होती है उसी को अधिसंज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम क्या कहते हैं संज्ञान के बारे में संज्ञान, जानकारी के बारे में जानकारी, स्मृति के बारे में स्मृति की बात करते हैं, चिंतन के बारे में चिंतन की बात करते हैं, तो उसी को बोला जाता है अधिसंज्ञान बोला जाता है। अधिसंज्ञान जो होता है स्वयं मूल्यांकन का एक बहुत स्वायत्त माध्यम है और इसमें व्यक्ति अपने गुणों अवगुणों को जानने का प्रयास करता है और यह एक प्रकार का आत्म अवलोकन भी होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि जो अधिसंज्ञान है वो एक प्रकार का अवलोकन भी है, वो भी आत्मावलोकन है। इसमें छात्रों को ये पता चलता है हमारी क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हो, उस चीज़ों को समझने में वो कहीं ना कहीं उसको मदद करती हैं या वो चीज़ें समझने का प्रयास करता है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों में भ्रांतियों का होना। बच्चों में भ्रांतियां का होना, जवाब दीजिएगा। असामान्य, अप्रारूपिक और प्राकृतिक और दुर्लभ। बच्चों में भ्रांतियां का होना, जल्दी से बता दीजिए क्या बातें हो सकती हैं। ज़्यादा मत सोचिए, आराम से सोचिए और आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल अटाइपिकल और नेचुरल और रेयर। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा भाई, भ्रांतियां होना हमारे मन में क्या हो सकती है, नेचुरल बातें हो सकती है, सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, ये नेचुरल है, हमारे मन में भाई भ्रम आ गया किसी चीज़ को लेकर। हर व्यक्ति हर बच्चा एक तरीके से कहीं ना कहीं उसके मन में क्या होता है, भ्रांतियां आती हैं। तो ये नेचुरली है, आज भ्रांतियां आई हैं कल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये मत सोचिए असमान है, अप्राकृतिक रूप का है, यहाँ दुर्लभ की बात आ गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं बनाना है। ठीक है, इतना ज़्यादा कठिनाई इसको नहीं महसूस करना है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, महारत और प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शिक्षक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। एक विद्यार्थी को जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए, समय हो रहा है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, यहाँ पर सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, बिल्कुल एक तरीके से प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं, इन तीनों चीज़ों जो है गलत हैं। शैक्षिक गतिविधियों से वो क्या करेगा, अलगाव महसूस करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है किस प्रकार की चीज़ों को महसूस करेगा, तो वो कैसे महसूस करेगा, अलगाव अपने आप को महसूस करेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा जल्दी से, बस 2-3 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखने, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना और एक तरीके से माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है, इंटरनल एक तरीके से मोटिवेशन क्या हो सकता है। इंस्ट्रक्सिक कह दिया गया है, कोई बात नहीं, वही बातें हैं। ठीक है, जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसका क्या जवाब हो जाएगा? आंतरिक प्रेरणा यानी कि जो एक तरीके से सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं। कहाँ से आएगा, कैसे आ सकती है सेल्फ मोटिवेशन? भैया सेल्फ से ही तो आएगी, रुचि के कारण ही तो मोटिवेशन आएगा। आपका मोटिवेशन स्वयं की है, सेल्फ कह सकते हैं, रुचि के कारण ही एक नई भाषा को सीखना। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कुछ लोग ज़्यादा सोच रहे थे, कोई बात नहीं है, ठीक है, सम टाइम इट्स हैपन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय है?
अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक जो है पर्यावरणीय कारक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा होगा जो एक तरीके से अधिगम को प्रभावित करता है। गलत मत करिएगा प्लीज़, गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मत सोचिएगा, ईमानदारी से आराम से सोचकर इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। एटीट्यूड होना चाहिए, सोचिए एक बार, मोटिवेशन होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए। एक क्या है, एक तरीके से देखा जाए एक एनवायरमेंटल को प्रभावित करता है, मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्कूल जो होगा वही अधिगम को प्रभावित करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है। तो आज की क्लास को अब यहीं पर हमें स्थगित करना होगा। और ये रहे 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया 4 जनवरी 2022 के, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या समझाने के तरीके अच्छे लगे हों तो जाते जाते कमेंट करके ज़रूर जाया करें, लाइक करके ज़रूर जाया करें। आप लोग ये सब करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मैं क्या बताऊं, छोड़ो, आज से मैं बोलूँगा ही नहीं लाइक करो डिसलाइक करो, मैं बोलूँगा डिसलाइक करो आज से। चलिए क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बिल्कुल इंजॉय करिए, मस्त से रहिए, सिलेक्शन 100% होगा, मैं हूँ ना किस लिए, ठीक है, इसीलिए तो हूँ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप लोगों के लिए मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ाना पड़े या रात के 12-1 बजे तक भी जगना पड़े तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं जगूंगा, पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। आप लोग सिर्फ तैयार रहिए बस, ठीक। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।